अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने कोर्स रिसर्च मेथड्स के साथ अपना सेशन 1 कैरी आउट करेंगे। सबसे पहले हमारा सेशन होगा अपने फर्स्ट लेक्चर की रिवीजन के बारे में। ठीक है, होपफुली आप लोग इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। कोविड की सिचुएशन बहुत ख़तरनाक है, इसमें आप जितनी अपनी केयर कर सकते हैं करें, और ये सेशंस का मकसद भी ये है कि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज हासिल हो सके। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो हम लोग ये सेशन कंटिन्यू करेंगे, सेशन जब कैरी आउट करेंगे तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कोर्स का जो टाइटल है वो है रिसर्च मेथड्स। ठीक है, यानी कि हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अपने चीज़ों को फॉलो करेंगे, चीज़ों को देखेंगे। अब जब भी आपके पास रिसर्च का नाम आता है तो इट मीन्स कि आपका जो रिसर्च है ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। आप किसी भी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये ऐसे ही नहीं, रैंडम नहीं हो जाता। ये इसमें आपके पास स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, इसमें पैटर्न फॉलो करना होता है, इसका एक लेआउट होता है जो यू हैव टू फॉलो सो दैट आपके जो रिजल्ट्स निकले वो फ्रूटफुल हो। कैरी आउट क्यों करते हैं रिसर्च? क्योंकि आपके पास एक प्रॉब्लम होती है जिसको आपने एनालाइज करना होता है, उसका आपने एक पॉसिबल गुड पॉसिबल सोल्यूशन देखना होता है। ठीक है, लेकिन जब भी हम रिसर्च का नाम जहन में रखते हैं, जैसे ही माइंड में रखते हैं, तो हमारे जहन में बहुत सारे जो है क्वेश्चंस अराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे जहन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये वर्ड कॉन्सेप्ट क्या है जो कि अभी हम लोग स्टडी करेंगे। कॉन्सेप्ट हर किसी चीज़ का हर किसी के माइंड में डिफरेंट होता है। आपके माइंड में फॉर एग्जांपल वेल्थ एक कॉन्सेप्ट है, वेल्थ मतलब जितनी भी दौलत आपके पास है। अब वेल्थ जो कॉन्सेप्ट है वो हर किसी के माइंड में डिफरेंट है। आपके माइंड में वेल्थ का कॉन्सेप्ट होगा कि बहुत सारे आपके पास कैश हो, किसी और पर्सन बी के पास कॉन्सेप्ट ये होगा वेल्थ का कि उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, किसी के पास वेल्थ का ये कॉन्सेप्ट होगा उसके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो। तो यू सी के कॉन्सेप्ट्स वेरी करते हैं, दे डिफर माइंड टू माइंड, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी। अल्लाह ताला ने यूनिफॉर्मिटी कायनात में भी नहीं रखी, तो इसी तरह अल्लाह ताला ने यूनिफॉर्मिटी आपके माइंड्स में भी नहीं रखी। द मोमेंट यू से अ सिंगल वर्ड, तो आपके जहन में डिफरेंट बातें अराइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। जो बातें आपके जहन में अराइज होना स्टार्ट हो जाती हैं, आपके जहन में आइडियाज आना स्टार्ट हो जाते हैं रिगार्डिंग वन टर्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। यानी आपने अपने टॉपिक का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कर लिया। यू डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपके जहन में आना स्टार्ट हो जाते हैं आइडियाज। ठीक है, अब आपने जब सोचा कि मैंने रिसर्च कैरी आउट करनी है इस पर्टिकुलर फील्ड में, फॉर एग्जांपल मैंने कैरी आउट करनी है डिजीजेस के बारे में, हेल्थ के बारे में, मेडिकल सेक्टर में, तो आपके जहन में बहुत सारे इसके मुतालिक इंडिकेटर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो ये प्रोसेस आपका माइंड कर रहा होता है, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। राइट, यू आर मेकिंग अ कॉन्सेप्ट इन योर माइंड, you are getting your mind ready about the research you are going to follow, about the research you are going to carry out. ठीक है, ये आपका माइंड गेम होता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से ब्रिज डाउन करके हम लेकर आते हैं एक नई टर्म पे जिसको कहते हैं ऑपरेशनलाइजेशन। ऑपरेशनलाइजेशन क्या चीज़ होती है? इसका रूट वर्ड है ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशनल, ऑपरेशनल इसका रूट वर्ड है। ऑपरेशनल मीन्स फंक्शनल, कोई चीज़ फंक्शन कर रही हो, कोई चीज़ प्रैक्टिस में हो। ठीक है, हम कहते हैं कि ये चीज़ ऑपरेशनल है, ये चीज़ ऑपरेशनल नहीं है, ये चीज़ प्रैक्टिस में है, ये चीज़ प्रैक्टिस में नहीं है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को जब ऑपरेशनल बनाते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑपरेशनलाइजेशन। अब कॉन्सेप्ट को ऑपरेशनल कैसे बनाते हैं? आप न्यूमेरिकल वैल्यूज दे देते हैं अपने ऑपरेशनलाइज डेफिनेशंस जब बनाते हैं, तो आप अपने कॉन्सेप्ट को ऑपरेशनल डेफिनेशंस दे देते हैं। फॉर एग्जांपल वेल्थ की एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। वेल्थ एक कॉन्सेप्ट है, अब आप उसको ऑपरेशनलाइज कैसे करेंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड्स यू हैव, नंबर 1, number 2 number of shares you own for the different companies, number 3 number of property you have, number 4 the amount of cash you own in your bank balance or something else. ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं कि आपने अपने कॉन्सेप्ट को ओपन कैसे किया है, उसको ऑपरेशनल कैसे किया। ऑपरेशनल क्यों किया है? क्योंकि आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज चाहिए होती है। अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं 98 वेल्दी हूँ, मैं 100 वेल्दी हूँ, मैं 72 वेल्दी हूँ, कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट है। अनटिल एंड अनलेस आप अपनी वेल्थ को ऑपरेशनलाइज करें। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मेरे पास 12 मिलियन के बॉन्ड्स हैं। ठीक है, शेयर्स, आई ओन 5 मिलियन ऑफ शेयर्स। मेरे पास 2 प्रॉपर्टीज हैं इन द फॉर्म ऑफ हाउस। मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं इन फॉर्म ऑफ कार।
The amount I own in as in cash at my home is ₹2000. ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रही हैं, इट मीन्स कि आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्या कर लिया, ऑपरेशनलाइज कर लिया। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट से ऑपरेशनलाइजेशन पे जाना बहुत जरूरी होता है। अब हम पढ़ते हैं कि कॉन्सेप्चुलाइजेशन और कॉन्सेप्ट्स की क्या क्या बातें हैं। असल में ये प्रोसेस है जो आपके एग्रीड मीनिंग को डिस्कस करता है। द वर्ड हियर इज एग्रीड, सो मच इम्पॉर्टेंट। ये आप करते क्यों है कॉन्सेप्चुलाइजेशन? क्योंकि जब आप रिसर्च अपनी फॉर्म करते हैं तो यू डोंट नो कि आपकी रिसर्च कौन सी पॉपुलेशन पढ़ेगी। ठीक है, आपकी ऑडियंस कौन है जो कि आपका रिसर्च पेपर उठाएगी और पढ़ेगी। ठीक है, अब आपके जहन में वेल्थ का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, लेकिन आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, आपकी जो फाइंडिंग्स पढ़ रहे हैं, जो पॉपुलेशन पढ़ रही है, उसके जहन में वेल्थ की डेफिनेशन कोई और है। ठीक है, तो आप ऑपरेशनलाइज कर देते हैं अपनी स्टडी में अपने कॉन्सेप्ट्स को, सो दैट आप दोनों के माइंड्स का जो टर्म्स की डेफिनेशन है वो एग्रीड हो, वो सेम हो। ठीक है, और ये मखसूस रहती है आपके रिसर्च तक की। ठीक है, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ योर स्टडी, कि आपकी स्टडी का पर्पस क्या है, आप क्यों फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तमाम चीजें। तो द वर्ड हियर which we have used is agreed meaning. Agreed meaning कि this is an agreement of the meaning between you and the person who is going to read your research later on, few years later or many years later. ठीक है, लेकिन जब भी वो पढ़े तो उसको पता चले कि आपने जो ये टर्म यूज की है इसका मतलब आपकी स्टडी में ये है। ठीक है, और ये चीजें हम पहले ही बता देते हैं। उस पे होती हैं, फेस पे होती हैं, प्रीफेस के बाद जो ये हमारे पास चैप्टर्स आते हैं रिपोर्ट के, हम उसमें ये चीजें बता देते हैं। ठीक है, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप व्हेन यू आर गोइंग टू कैरी आउट एनी रिसर्च। नेक्स्ट, इंडिकेटर्स आर आइडेंटिफाइड टू मार्क द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अ कॉन्सेप्ट। इंडिकेटर वर्ड कहाँ से निकला है? बहुत सिंपल है। द थिंग, जो भी चीज आपको कोई इंडिकेट करे कहीं पे भी। ठीक है, जैसे कि गाड़ी का इंडिकेटर होता है, वो राइट चले लेफ्ट चले, द थिंग इज वेरी मच ऑब्वियस कि यू हैव टू मूव टूवर्ड्स द राइट एंड यू हैव टू मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो इंडिकेटर्स आपको इंडिकेट करते हैं कि whether the concept is present or whether the concept is absent. For example, you are going to you have a concept of health. ठीक है, सेहत के बारे में। अब सेहत में you are going to see height, you are going to see weight, you are going to see blood pressure, you are going to see sugar level। ठीक है, और इसकी जितनी भी चीजें होंगी, these are all your indicators। ये आप लोगों की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है और आपकी कॉन्सेप्ट के इंडिकेशंस क्या हैं। और अगर उसका वेट ही नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने वेट डिसाइड किया है कि मैं अपने उन बंदों को सैंपल लूंगा जिनका वेट है 50 to 75, और आपके पास एक स्टूडेंट आ जाती है जिसका वेट ही 50 से बिलो है, तो यू विल सी कि आपने जो इंडिकेटर वेट बनाया था बट इट इज एब्सेंट। ठीक है, आपका जो रेंज है वो आपके कॉन्सेप्ट में मौजूद नहीं है, तो इसीलिए इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स की मल्टी डायरेक्शंस होती हैं, जिसे हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल। डायमेंशन मींस डायरेक्शन। किसी कॉन्सेप्ट की डिफरेंट डायरेक्शन कैसे हो सकती है? जैसे एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन की डिफरेंट डायरेक्शंस क्या हैं कि एजुकेशन में आपकी करिकुलर एक्टिविटीज भी आती हैं और आपकी नॉन करिकुलर एक्टिविटीज भी आती हैं, या आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज भी आती है। तो दीज आर ऑल डायरेक्शंस, एंड बीइंग अ रिसर्चर यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आपकी डायरेक्शन क्या है रिसर्च स्टडी की, आपकी डायमेंशन क्या है स्टडी की, और कौन सी डायरेक्शन आपने इंक्लूड करनी है अपनी स्टडी में और कौन सी डायरेक्शन आपने इंक्लूड नहीं करनी। ठीक है, अगर आप सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं बीइंग इन एन एजुकेशनल फील्ड, तो उसकी डायमेंशन तो को करिकुलर नॉन करिकुलर भी निकलती है, एक्स्ट्रा करिकुलर भी निकलती है और करिकुलर भी निकलती है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड इन वेरी मच क्लियर टर्म्स कि आपने अपनी डायरेक्शन कैसे रखनी कॉन्सेप्ट की। ठीक है, सिंपल टर्म्स ये है कि आपके कॉन्सेप्ट की मल्टीपल डायरेक्शंस होती हैं, मल्टीपल डायमेंशंस होती हैं, और आपके ऊपर ये लाजिम नहीं होता कि आपने अपनी तमाम जो डायमेंशंस है वो अपनी रिसर्च स्टडी में इंक्लूड करनी है। बीइंग अ रिसर्चर यू डिसाइड योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर पर्पस ऑफ द स्टडी। आप अपने स्टडी को देखकर, अपने पर्पस को देखकर डिसाइड करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन इंक्लूडेड होगी और कौन सी डायरेक्शन इंक्लूडेड नहीं होगी। नेक्स्ट है इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ इंडिकेटर्स। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ इंडिकेटर्स मतलब कि अगर बहुत सारे इंडिकेटर्स एक ही कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
तो वो वैसे ही बिहेव करेंगे जैसा कि कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने से इस बंदे की पर्सन ए की हेल्थ इज गोइंग डाउन, ठीक है, तो इट मीन्स द इंडिकेटर्स प्रेजेंट इन दिस कॉन्सेप्ट हेल्थ, जैसे कि वेट है, उसका शुगर लेवल है वो डाउन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है उसका, तो इट मीन्स कि इट इज बिहेविंग, जो उसका इंडिकेटर है वो डाउन जा रहा है, तो उसका कॉन्सेप्ट यानी हेल्थ भी डाउन जा रहा है। दे बोथ आर वर्किंग ऑन द सेम पैटर्न, सेम बिहेवियर है उनका, सेम वे में वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ इंडिकेटर्स का यही मतलब है कि जब आप इंडिकेटर्स की जगह कॉन्सेप्ट को रखें और कॉन्सेप्ट की जगह इंडिकेटर्स को रखें, तो दे शुड गो साइड बाय साइड, ठीक है। एक चीज होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस दैट वन थिंग इज इंक्रीजिंग द अदर टेंड्स टू इंक्रीज, द अदर हैव टू बी इंक्रीज्ड आल्सो, राइट। तो these should be directly proportional to one another, whether in a positive way or whether in a negative way। और इसका एंटोनिम होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसको हम 1/, फ्रैक्शन में लिखते हैं, 1/x की फ्रैक्शन में लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी एक चीज हाई जा रही है तो दूसरी चीज आपकी लो जाएगी, बट दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट, दिस इज नॉट द दिस शुड नॉट बी द रूल, दिस शुडंट बी द मीनिंग आपकी इस बात का, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर आपकी चीज जा रही है तो इट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर इंडिकेटर्स, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द कॉन्सेप्ट, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमेशा चीजें आपकी डायरेक्ट होनी चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन टू ऑपरेशनलाइजेशन, दिस इज अ नेम ऑफ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। अब मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन आपका माइंड गेम है, यू डू दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है। यू स्टार्ट बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स, यू स्टार्ट बिल्डिंग आइडियाज रिलेटेड टू एनी टर्म, यू स्टार्ट बिल्डिंग डिफरेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद योर कॉन्सेप्ट। आप अपनी हेडिंग्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको आप ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कह सकते हैं कॉमन मैन लैंग्वेज में। तो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन आपकी यहाँ होती है, इट हैपन्स हियर, इट इज इन योर माइंड अनटिल एंड अनलेस यू पेन इट डाउन। जब आप उसको अपनी कागज और कॉपी पे ले आते हैं, आप अपने उसको मशीनरी या किसी भी अपने पास हैंडी गैजेट पे ले आते हैं, तो द प्रोसेस अब आपका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से चेंज होकर बन जाता है ऑपरेशनलाइजेशन, ठीक है। क्योंकि नाउ यू आर गोइंग टू ऑपरेशनलाइज योर कॉन्सेप्ट, आप अपने कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस में लाना चाह रहे हैं, यू आर गोइंग टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स इनटू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप उसको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी से अपने ऑपरेशनल करते हैं। और ये जरूरी क्यों होता है, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ जाए आपकी और आपकी रिसर्चर के माइंड में, ऑडियंस की, रीडर्स की माइंड में यूनिफॉर्मिटी आ जाए, प्लस आपकी जो टर्म्स ऑफ स्टडी है, आपका जो पर्पस ऑफ स्टडी है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए, राइट। The researcher creates a nominal definition. Pay very much attention to this word. It is nominal definition. Nominal मैंने आपको बताया है कि हमेशा याद रखें, N for nominal, N for numerical, N for numbers, ठीक है। तो nominal means anything that is stated in numbers. कोई भी चीज अगर आप numbers में define कर रहे हैं तो वो आपकी nominal चीज कहलाएगी। तो आप ये करते क्यों हैं, क्योंकि आप एक nominal definition बना देते हैं focus of the study के लिए, ठीक है। अपने स्टडी का फोकस इधर उधर ना हो, उसके सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस को नहीं आपने हिलाना, इसलिए इट इज डिफाइंड, इट इज यूज्ड टू डिफाइन प्रोसीजर्स और स्टेप्स यूज्ड इन मेजरिंग अ कॉन्सेप्ट। ऑपरेशनल डेफिनेशन आपको बताती है कि आपने अपने कॉन्सेप्ट को ऑपरेशनलाइज कैसे किया, ठीक है, और उसमें कौन से स्टेप्स इंक्लूडेड थे, कौन से प्रोसीजर्स इंक्लूडेड थे। फॉर एग्जांपल वेल्थ को अगर हम ऑपरेशनलाइज करेंगे तो हम उसको ट्री डाउन कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कैश, बैंक बैलेंस, कार्स, हाउसेज, जो भी चीजें वेल्थ से रिलेटेड होती हैं, और फिर हम उसमें देखेंगे ये सारे इंडिकेटर्स बन गए। अब हम इंडिकेटर्स में से देखेंगे कौन सा इंडिकेटर इज रिलेटेड टू आवर रिसर्च, कौन सा इज रिलेटेड टू आवर पर्पस ऑफ द स्टडी, फोकस क्या है हमारी स्टडी का, फिर हम वही अडॉप्ट करते हैं। इट शुड बी स्पेसिफिक एंड अनएम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है, एम्बिग्यूटी से निकला है, इट मींस कंफ्यूजन, और अनएम्बिग्यूटी का मतलब है नॉन कंफ्यूजन। तो अनएम्बिगुअस क्या होगा कि it should not be confused, it should not be confusion ना हो इसमें, ठीक है। it should be clear, unambiguous, it must be specific। दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशनल डेफिनेशन के साथ। जब आप अपने किसी भी कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो आपने बड़ा ही स्पेसिफिक रह के उसको डिफाइन करना होता है, बड़ा ही सर्टन रह के और बड़ा ही टू द पॉइंट रह के डिफाइन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप डिफाइन कर रहे हैं
टीनेजर्स, ठीक है, टीनेजर्स का आपका कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि टीनेजर्स आर इंक्रीजिंग यूज ऑफ मोबाइल, राइट। तो टीनेजर आपका एक कॉन्सेप्ट है, हर किसी के टीनेजर्स कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी 13 से स्टार्ट होती है, 19 तक रहती है। अब जब आपने टीनेजर का वर्ड यूज किया तो किसी के माइंड में आया 15 ईयर्स, किसी के माइंड में आया 16, और प्रोबेबली किसी के माइंड में आया हो द पर्सन हु हैज जस्ट एंटर्ड इनटू टीनेजिंग, ठीक है। तो आपने अपनी ऑपरेशनल डेफिनेशन को स्पेसिफिक कैसे कर दिया है कि टीनेजिंग मींस, टीनेजर इन माय स्टडी मींस children having an age group from 13 to 15। तो आपने एक एज ब्रैकेट उसको दे दिया, ठीक है। 13 से 15 साल तक के जो बच्चे होंगे वो आपकी स्टडी में टीनेजर्स कहला रहे हैं। बाहर की दुनिया में जो टीनेजर्स कहलाए, दिस डजंट मैटर, ठीक है, ये आपको मैटर नहीं करता, ये आपकी रिसर्च को भी इवन मैटर नहीं करता, क्योंकि आपने जो रिसर्च कैरी आउट की है वो आपने टीनेजिंग की ऑपरेशनल डेफिनेशन के मुताबिक की है, और ऑपरेशनल डेफिनेशन किसके मुताबिक थी, आपके पर्पस के मुताबिक, ठीक है। कि अगर सोशल मीडिया का यूज ज्यादा है या मोबाइल का यूज ज्यादा है टीनेजर्स में, तो आपने अपनी स्टडी में बताया कि मेरी स्टडी में टीनेजर्स का मतलब है चिल्ड्रन फ्रॉम एज 13 to 15, स्पेसिफिक कर दिया आपने। सी दिस इज हाउ यू डू थिंग्स व्हेन यू आर कैरिंग आउट रिसर्च, स्पेसिफिक, वेरी वेरी स्पेसिफिक, टू द पॉइंट। बहुत आप वो नहीं छोड़ देते खुला के भाई जो समझना है समझ लो, रैंडम नहीं छोड़ते, ठीक है। थिंग्स आर नॉट like that. The next important word is, it is unambiguous. Unambiguous means not confused. It is very much clear. क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपकी जो डेफिनेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीनेजर इन माय स्टडी मींस चिल्ड्रन फ्रॉम 13 to 15, स्पेसिफिक कर दिया, अनएम्बिगुअस, यानी उसमें 14 वाला बच्चा भी आएगा, 13 वाला बच्चा भी आएगा, 15 वाला भी बच्चा आएगा, ठीक है। अब इसी को मैं एम्बिगुअस कैसे बना सकती थी, अगर मैं यूं लिख देती लेस देन 19, ठीक है, लेस देन 19 कर लिया। तो अब लेस देन 19 तो 12 भी होता है, लेकिन 12 टीनेजिंग में काउंट नहीं होता। लेकिन वन कैन थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द ऑपरेशनलाइज्ड डेफिनेशन, right? So this is the most important thing. Your definition should be specific and your definition should be unambiguous. It should be clear. Understand? नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशनलाइजेशन चॉइसेस होती हैं। बीइंग अ रिसर्चर, जब आप रिसर्च कैरी आउट करते हैं तो आपके पास डिफरेंट वैरायटी होती है, स्केल्स की डिफरेंट वैरायटी होती है, स्ट्रेटजीज की डिफरेंट वैरायटी होती है, डिजाइन्स की, कि आप अपने जो चीज़ों को कैरी आउट करेंगे, चीज़ों को जो कंटिन्यू करेंगे, चीज़ों को जो अडॉप्ट करेंगे, वो किस पैटर्न पे करेंगे, ठीक है। डिफरेंट रिसर्च आपको डिफरेंट चीज़ें ऑफर करती है। अब जब आप अपने कॉन्सेप्ट को ऑपरेशनलाइज करते हैं तो उसमें भी आपके पास काफ़ी चॉइसेस आती हैं, और ये चॉइसेस आप क्यों बनाते हैं, ऐसे नहीं कि आपका दिल कर रहा था तो मैंने ये बना लिया, मेरा दिल कर रहा था। दिल का जो काम होता है रिसर्च में वो बहुत ही लिमिटेड होता है। ज़्यादातर जो काम होता है वो नंबर्स का होता है, ज़्यादातर जो काम होता है वो फैक्ट्स का होता है, वो डाटा का होता है, जो आपने ओरिजिनेट किया होता है, जो आपने कलेक्ट किया होता है। इसी तरह जब आप ऑपरेशनलाइज करते हैं अपनी चीज़ों को, तो उसमें भी आपकी चॉइसेस होती हैं कि आपने ऑपरेशनल जो डिसीजंस बनाए हैं, सबसे पहले वो आप अपने पर्पस ऑफ द स्टडी में बनाते हैं, ठीक है। आप ऐसे नहीं बना सकते कि उसने ये बनाया था या फलानी स्टडी में ये था, ये उसमें था, बैंड वैगन काम नहीं होता, ठीक है। आप अपने पर्पस ऑफ द स्टडी को देख के अपनी डिसीजंस बनाते हैं, ऑपरेशनल डिसीजंस। ऑपरेशनल डिसीजंस यहाँ पे क्यों लिखा गया है कि आपने अपने वेरिएबल्स को ऑपरेशनल करना है, आपने अपने कॉन्सेप्ट को ऑपरेशनल करना है, किसी भी चीज का आपने कोई डिसीजन लेना है अपनी स्टडी में, तो वो आप अपने पर्पस ऑफ द स्टडी को देखते हैं, ठीक है। What is the necessary range in variation in measuring your concept? इसी तरह के आप एक रेंज दे सकते हैं कि आपकी वेरिएशन हो अगर कॉन्सेप्ट में, तो कैसे रेंज हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, दैट सूट्स वेरी बेस्ट कि टीनेजिंग में 13 to 15 देयर इज अ रेंज। आपने एक वेरिएशन की रेंज कर दी कि माय रेंज वेरी करती है यहाँ से यहाँ तक। वेरी का मतलब होता है इट डिफर्स, इट डज नॉट रिमेन ऑन अ सिंगल पॉइंट, इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। How fine must the measure indicate variation between the attributes of a variable? अब यहाँ पे एक चीज और रिवाइज कर लेते हैं, वेरिएबल के व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल का जो रूट वर्ड है दैट इज फ्रॉम वेरी, VARY, vary means keeps on changing, time to time, situation to situation, country to country, continent to continent, whatever the situation is, it does not remain on fixed point. इस चीज को हम कहते हैं वेरिएबल। कोई भी टर्म हो सकती है, वेरिएबल होती है। इसका एंटोनिम होता है, यानी इसका ऑपोजिट होता है कांस्टेंट।
Constant means something that remains on fixed point, on fixed value, time to time, situation to situation, country to country, ocean to ocean, continent to continent, whatever the situation is, जो भी आप बात कर लें वो चेंजिंग एक्सेप्ट नहीं करता, चेंजिंग इन्फ्यूज नहीं करता अपने अंदर, जो कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल आपकी चीज है आपका हाइट, आपका वेट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग टाइम टू टाइम, आपकी एज के साथ साथ आपका वेट चेंज होता है, आपकी हाइट चेंज होती है, दिस इज योर वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या है? फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, जैसे आपने फिजिक्स और मैथ्स में की होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये आपकी वेरिएबल कांस्टेंट की वैल्यू है। ये आप दुनिया में किसी भी मुल्क चले जाए, वेरिएबल की ये वो है कांस्टेंट वैल्यू है। पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। तो ये भी आप मैथ्स का कोई भी इक्वेशन कर रहे हो, किसी भी एंगल से कर रहे हो, आप जब पाई को ओपन करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी यही पुट करेंगे 3.14। तो दिस इज कांस्टेंट। अब कोई चीज आपकी जो है ये सोशल साइंसेज में भी कांस्टेंट होती है, कोई चीज सोशल साइंसेज में कांस्टेंट नहीं होती, मोस्टली जो है वेरिएबल होती है सोशल साइंसेज में, ठीक है। तो जब आप अपने ऑपरेशनलाइज कर रहे होते हैं, अपनी चॉइस बना रहे होते हैं फॉर द ऑपरेशनलाइजेशन, तो यू डिसाइड के आपके वेरिएबल को कौन से एट्रीब्यूट्स देने हैं, यानी कौन से इंडिकेट्स करने हैं, कौन से आपने उनको यूनिट्स देने हैं, राइट। Which dimensions are important to your study? Same thing कि मल्टी डायमेंशनल होती है ना, कोई कॉन्सेप्ट यूनी डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन यूनी मीन्स वन, कोई बाई डायरेक्शनल होते हैं जिनके सिर्फ दो ही चीजें निकलती हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं रास्ते पे चलो, ठीक है। जैसे कि इस्लामिक भी वे है कि चूज वन वे, तो वन वे आपका क्या हो सकता है, ईदर द राइट वे, द राइटेस्ट पाथ, चूज वन पाथ जब हम कहते हैं, ईदर द राइटेस्ट पाथ, अल्लाह के रास्ते पे चलो, या द नॉन राइटियस पाथ, के शैतान के रास्ते पे चलो। तो यानी ये जो कॉन्सेप्ट है पाथ, चूजिंग द पाथ, इट इज बाई डायमेंशनल, इट हैज ओनली टू डायमेंशनल। आप उसमें मिक्स नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है सीधे रास्ते पे चलो लेकिन ये, ठीक है। और कुछ जो होते हैं बिल्कुल यूनी डायरेक्शनल होते हैं, यूनी मीन्स वन डायरेक्शनल होते हैं, कुछ मल्टी डायरेक्शनल होते हैं, मल्टीपल जिसमें डायमेंशंस निकलती हैं, जैसे कि एजुकेशन है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है, सेटिस्फेक्शन है। हैप्पीनेस किसी को ज्यादा पढ़ के हैप्पीनेस होती है, किसी को ज्यादा खेल के हैप्पीनेस होती है, किसी को ज्यादा सो का हैप्पीनेस होती है। तो ये सारी जो डायमेंशंस हैं जो निकलती हैं एक कॉन्सेप्ट की, ये आपने इनको नैरो डाउन करना होता है, इनको पकड़ लेना होता है, इनको आजाद नहीं, फ्री नहीं आप छोड़ सकते कि ठीक है जहां जहां तक डायमेंशंस निकलेंगी मैं वो एरिया कवर कर सकता हूँ। आप नहीं कवर कर सकते, यू आर अ ह्यूमन, और आपको कवर करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर स्टडी। आप फिर अपने स्टडी से, अपने स्टडी के फोकल पॉइंट से, आप अपने स्टडी के फोकस से, पर्पस से हट जाएंगे, डेविएट हो जाएंगे, एंड यू शुड अवॉइड डेविएशन इन एनी केस। तो इसीलिए आप पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, फर्स्ट स्टेप पे डिसाइड कर लेते हैं कि विच डायरेक्शंस आर इम्पोर्टेंट टू माय स्टडी एंड विच डायरेक्शंस आर नॉट इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जांपल, इफ वी take the same example, teenaging, we are looking at the use of mobile on with teenagers, ठीक है, कि teenagers कितना मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास आ जाता है कि टीनेजर मोबाइल किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। मेरी चीज है कि सिर्फ सोशल मीडिया के लिए यूज कर रहे हैं, इंटरनेट के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, मेरा ये है। अब मेरी डायरेक्शन एक ये भी निकल रही है कि वो अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को कॉल के लिए भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक डायरेक्शन तो निकलती है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, बट दैट इज नॉट द फोकस ऑफ माई स्टडी। I am just looking at the use of internet and the use of social media by the mobile by the teenager groups, right? तो मैंने कॉल कितनी दफा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो मेरा हेडिक नहीं है। उस मोबाइल पे कैलकुलेशन कितना कर रहे हैं, कैलकुलेटर कितना यूज कर रहे हैं, वो भी मेरा पार्ट ऑफ द स्टडी नहीं है। उस मोबाइल में वो गेम्स कितना खेल रहे हैं, जो ऑलरेडी डाउनलोडेड गेम्स होता है, दैट इज आल्सो नॉट पार्ट ऑफ माय स्टडी अंटिल एंड अनलेस वो इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो, ठीक है। कुछ ऑनलाइन गेम्स होते हैं जो जिसमें आपको रिक्वायरमेंट होती है ऑनलाइन के यू नीड टू स्टे कनेक्टेड टू योर इंटरनेट, ठीक है। अगर तो उसमें मेरी वो डायमेंशन होगी तो ऑब्वियसली अ रिसर्चर विल लुक इनटू दैट। अगर वो मेरी डायमेंशन नहीं है तो वी विल सिंपली इग्नोर इट, वी विल सिंपली ओमिट इट। हम अपनी बहुत सारी डायमेंशंस अपनी स्टडी में इंक्लूड नहीं कर लेते, ठीक है। क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हमने अपनी स्टडी को अनएम्बिगुअस ही रखना है, हमने अपनी स्टडी को क्लियर रखना है, राइट। तो बीइंग अ रिसर्चर यू डिसाइड योरसेल्फ कि विच डायरेक्शंस आर इंपॉर्टेंट एंड विच डायरेक्शंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू इग्नोर देम। आगे लेवल्स ऑफ मेजरमेंट है, बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ टुडेज सेशन। वी आर गोइंग टू कैरी आउट दिस सेशन नेक्स्ट टर्म। नाउ वी आर लुकिंग टू ऑपरेशनल डेफिनेशन, कैसे कहते हैं ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए।
और फिर कि हम लोग ऑपरेशनलाइजेशन का जो वे है वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी एग्जाम्पल पे। यहाँ पे लिखी हुई है सारी बातें। दीज नोट्स आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू इन द क्लास। जिनके पास नहीं है डू लेट मी नो, आई विल सेंड देम इन यू ईमेल और व्हाट्सएप यू। मुझे बता दें जिसके पास ये नोट्स नहीं है या ये पीपीटी नहीं है, बट दीज आर सो मच इम्पोर्टेंट फॉर यू, यू नीड टू रीड दिस सो दैट यू कैन गेट योर कॉन्सेप्ट्स वेरी मच क्लियर। इसमें ये बातें लिखी हुई है कि कॉन्सेप्चुलाइजेशन एक फेज का नाम है जिसमें आपका जैसे ही प्रोजेक्ट को अकर होता है, इट इज द इनिशियल डिजाइन एक्टिविटी। इनिशियल मीन्स पहला पहला, ठीक है। सो फर्स्ट चीजें होती हैं, डिजाइन आप करना स्टार्ट कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में और फिर आप बता देते हैं दिस इज एन इन्वेंशन और फॉर्मुलेशन ऑफ आइडिया। फॉर्मुलेट हो गया आइडिया आपके माइंड में, डन, कॉन्सेप्चुलाइजेशन इज डन। देन द नेक्स्ट स्टेप इज ऑपरेशनलाइजेशन। इट डिफाइंस अ फ्यूजी कॉन्सेप्ट। फ्यूजी कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं? विच आर नॉट क्लियर, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत ज्यादा डायरेक्शनल मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशनलाइजेशन आपको क्या करता है? वो हेल्प करता है टू बी टू दीज concepts to be measured empirically and quantitatively. Quantitatively is so much important है। quantitative word कहाँ से निकला है? quantitative से निकला है। दो होती हैं चीजें बेटा, एक होती है क्वालिटेटिव और एक होती है क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव मींस एनीथिंग दैट इज डिस्क्राइब्ड इन नंबर्स, क्वांटिटी में डिफाइन की जाए तो उसको हम क्वांटिटेटिव कहते हैं। हम हर कॉन्सेप्ट को क्वांटिटेटिवली डिफाइन करते हैं ताकि हम आगे चल सके अपनी रिसर्च में। अब तो फॉर एग्जांपल देख लें, हैप्पीनेस जो आपकी खुशी है वो भी क्वांटिटेटिव आप लोगों ने कर दी है। कैसे कि अगर आपके फेसबुक पे प्रोफाइल पिक्चर पे 4 लाइक्स आ जाते हैं, ठीक है, तो यू आर नॉट हैप्पी, राइट। मगर अगर आपके वही नंबर ऑफ लाइक्स इंक्रीज कर जाए टू 400, ठीक है, 400 पीपल लाइक योर प्रोफाइल पिक्चर, तो आपकी हैप्पीनेस इज बियॉन्ड मेजर्स। आपकी हैप्पीनेस बहुत ज्यादा होती है और ऑन द सेवंथ स्काई। सो इट मींस कि आपने अपनी हैप्पीनेस को भी क्वांटिफाई कर लिया, रिलेटेड टू द नंबर्स कर लिया। सी यू आर गेटिंग मी? कि आपने अपनी हैप्पीनेस के जब देखे कि नंबर कम है तो आप कम हैप्पी हैं, नंबर ज्यादा है तो आप ज्यादा हैप्पी हैं। तो इस तरह हमने अपने जो कॉन्सेप्ट था मेरा हैप्पीनेस का, उसको मैंने क्वांटिफाई कर लिया कि जितने भी चीजें आएंगी मेरे प्रोफाइल पिक्चर पे नंबर्स आएंगे तो इट विल मेक मी हैप्पी। एक नॉर्मल सी एग्जाम्पल है ये, ठीक है, ये ऑपरेशनल डेफिनेशन नहीं है, एक एग्जाम्पल है कि हर चीज आजकल के जमाने में इस सेंचुरी में हमने क्वांटिफाइड कर ली है। तो क्वांटिफाइड मीन्स के समथिंग एक्सप्लेन्ड इन नंबर्स। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए इसमें लिखा हुआ है कि हम कौन से लेवल ऑफ मेजरमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल डेफिनेशन जो होती है, ऑपरेशनलाइजेशन एक एग्जैक्ट डेफिनेशन बताती है हर वेरिएबल की, ठीक है, ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ रिजल्ट इंक्रीज कर सके, ठीक है। हम लोग जो है से सारी मेहनत क्यों कर रहे होते हैं? व्हाई आर वी टेकिंग सो मच हेडेक ऑफ डूइंग ऑल दिस? बिकॉज वी नीड टू कैरी आउट अ क्वालिटी रिजल्ट। हमें एक रिजल्ट की बहुत अच्छी इम्प्रूव्ड फॉर्म चाहिए होती है। और रिसर्च कैरी आउट का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका एक तो आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, समटाइम्स कोई रिसर्चर्स देखती हैं कि उसका कॉज क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, और मेनी ऑफ द रिसर्चर्स देखती हैं कि उनका रिलेशनशिप्स क्या है बिटवीन द टू वेरिएबल्स। These two both types are important in our community, हमारी सोसाइटी के लिए। और ये सारा एंड कहाँ पे होता है? इसका जो फाइनल एंड होता है, जो डेस्टिनेशन होता है हमारी रिसर्च का, इट इज ऑन पॉसिबल सॉल्यूशंस पे होता है, ठीक है, कि रिसर्च हमने ये फलानी कैरी आउट की है XYZ और उसके जो रिलेशंस है, उसके जो सॉरी रिजल्ट्स हैं वो पॉसिबल ये ऑफर्ड रिजल्ट हो सकते हैं, प्रपोज्ड रिजल्ट्स हो सकते हैं, ताकि हम उस प्रॉब्लम को दोबारा ना फेस कर सकें। रिसर्च क्यों की जाती है? ताकि एक प्रॉब्लम अगर है उसका आपने सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, आपने उसका कॉज फाइंड आउट कर लिया, तो आपने जब सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया उसको इम्प्लीमेंट अगर कर लिया तो नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। दिस इज द मेन एलिमेंट। सोशल साइंसेस के लिए हम कौन सी मेजरमेंट यूज करते हैं? ऑर्डिनल मेजरमेंट्स। ये जब हम लेवल ऑफ मेजरमेंट करेंगे तो यू विल नीड टू गेट दिस थिंग्स वेरी मच क्लियर। फ्यूजी कॉन्सेप्ट्स कौन से होते हैं? दीज आर वेग आइडियाज। ये ऊपर लिखा हुआ था ना फ्यूजी कॉन्सेप्ट्स, तो उसी को नीचे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दीज आर योर वेग आइडियाज। वेग कौन सी चीज होती है? वेग मीन्स नॉट क्लियर, ठीक है। स्मोक स्क्रीन्स, समथिंग इन ग्रे, ठीक है, समथिंग नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट एक बिल्कुल क्लियर चीज होती है और ग्रेश जो चीज होती है वो क्लियर नहीं होती, राइट। तो वेग आइडियाज होते हैं आपके, नॉट क्लियर आइडियाज होते हैं, दैट लैक क्लैरिटी। आपके अंदर क्लैरिटी नहीं होती है। इट कैन बी पार्शली ट्रू, या तो वो ट्रू होते हैं या वो ट्रू नहीं होते, या वो ट्रू थोड़े थोड़े होते हैं और थोड़े थोड़े में ट्रू नहीं होते, ठीक है, पार्शियली, हाफ ऑफ देम।
दे आर कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल्स। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल्स इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी तक हमने उनको ऑपरेशनलाइज नहीं किया। जैसे ही हम अपने वेरिएबल्स को ऑपरेशनलाइज कर लेते हैं, ये हमारी बात, ये बन जाते हैं ऑपरेशनलाइज्ड वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे कि वेल्थ मेरा कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल है, लेकिन इसके आगे मैं अगर मैं देखूंगी कैश इन टर्म्स ऑफ मनी, तो मनी मेरा कौन सा होगा? ऑपरेशनलाइज्ड वेरिएबल होगा। ठीक है, करेंसी में अगर मैं देखूंगी, यहाँ पे हम लोगों ने एक हाइपोथेसिस लिया है जिसको हम देखेंगे कि व्हाट हाउ डज ऑपरेशनलाइजेशन एंड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन वर्क। हाइपोथेसिस, जस्ट रिवाइज दिस थिंग कि व्हाट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज एन इंटेलेक्चुअल गेस ऑफ द रिसर्चर। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस की सोसाइटी में, आपने एक चीज, मेरा अंदाजा है, मेरा गेस है कि ये चीज इसलिए होती होगी। ठीक है, तो आपका वो बन जाता है हाइपोथेसिस, और आपकी पूरी रिसर्च की जो फाउंडेशन होती है, इट डिपेंड्स अपॉन this hypothesis, and you take out all the research procedures, all the research strategies to make your hypothesis approved or reject. आप अपने हाइपोथेसिस की कंडीशन कभी नहीं हो सकता, मिडवे इज नो देखना है। लेकिन हाइपोथेसिस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज एन इंटेलेक्चुअल गेस। आपने पढ़े लिखे हैं, आपके जो गेस होना चाहिए वो थोड़ा पढ़ा लिखा वाला होना चाहिए। ऐसी रैंडम तुक्का नहीं मारना चाहिए, तुक्का भी मारे तो पढ़ा लिखा तुक्का मारना है, राइट? तो द थिंग इज, yes, now we are looking at the hypothesis. Children grow more quickly if they eat vegetables, right? Children grow more quickly if they eat vegetables. अब ये एक नॉर्मल हाइपोथेसिस है, एक मिथ हो सकती है कि सब्जियां खाएं तो बच्चों की ग्रोथ अच्छी होगी, लेकिन इसमें हर चीज, हर टर्म अगर आप देखें, इट इज अ कॉन्सेप्ट, एंड हाउ वी मूव फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट टू द ऑपरेशनलाइज्ड डेफिनेशन, दिस इज द थिंग, दिस इज द गेम। असल में गेम ही सारी ये है कि आपने इसको कैसे लेके जाना है। आप देखें, सबसे पहले टर्म आप देखें चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कौन सा चिल्ड्रन, क्या नेशनैलिटी होगी? अमेरिकन चिल्ड्रन, पाकिस्तानी चिल्ड्रन, और उनका एज ग्रुप क्या होगा, उनका जेंडर क्या होगा, वो बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, और ये तमाम उनका सैंपल ग्रुप क्या होगा, ये तमाम जो चीजें हैं ये आपने ऑपरेशनलाइज करनी है। फिर आप देखते हैं कि बॉयज की बात कर रही हूँ, इतने एज की बात कर रही हूँ, और पाकिस्तानी बॉयज की बात कर रही हूँ, और वो वाले जो कि इस फलाने स्कूल में पढ़ते हैं, फलाने स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। यानी कि आपने अपने कॉन्सेप्ट को कैसे ऑपरेशनल किया। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट था। चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट जैसे ही लोग सुनते हैं, उनके दिमाग में डिफरेंट चीजें आती हैं। आप अपने पेरेंट्स के लिए अभी तक चिल्ड्रन है, ठीक है, लेकिन और कोई अगर आप किसी का चिल्ड्रन नाम सुनते हैं तो आपके जहन में छोटे छोटे बच्चे आते हैं। ठीक है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए आपके पेरेंट्स अभी भी चिल्ड्रन हैं। अगर आप उन्हें कहेंगे कि बच्चे, तो उनके जहन में तो उनके बच्चे आएंगे। ठीक है, तो यू नीड टू क्लियर द थिंग्स कि आप किन बच्चों की बात कर रहे हैं। चिल्ड्रन इज अ कॉन्सेप्ट एंड यू नीड टू नैरो इट डाउन, यू नीड टू ऑपरेशनलाइज दिस टर्म चिल्ड्रन। नेक्स्ट हम देखें, इट इज ग्रो। ग्रो का क्या मतलब? क्या उनका हाइट ज्यादा हो रही है, क्या उनका वेट ज्यादा हो रहा है, क्या उनकी मेंटल सस्टेनेबिलिटी ज्यादा हो रही है, या उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा हो रही है, या वो इंटेलिजेंस उनकी ज्यादा हो रही है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो इसको आप ग्रो के मुतालिक जो है डायमेंशन निकाल सकते हैं। ग्रो की मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है ये, हर तरह की से इसकी डायरेक्शन निकलती है। तो आप जो अपनी रिसर्च के मुताबिक बताएंगे कि मैंने किन चिल्ड्रन की बात की और मैं कौन सी ग्रोथ की बात कर रही हूँ। फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ में भी डिफरेंट चीजें हैं, मेंटल ग्रोथ में भी डिफरेंट चीजें हैं, आप बताएंगे उनको। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है आपके पास मोर क्विकली। मोर क्विकली का क्या मतलब? आप कौन से स्पैन के टाइम चल रहे हैं? ठीक है, आप ईयर्स देख रहे हैं, आप मंथ्स देख रहे हैं, या आप सेकंड्स देख रहे हैं, सेकंड्स का हिसाब रख रहे हैं। व्हाट इज द टाइम डिजायर, स्केल ऑफ टाइम क्या है आपका जिसमें आप इसको मेजर कर रहे हैं? ठीक है, आपने टाइम स्केल क्या लिया है इसका मोर क्विकली का? आप बताएंगे मेरे फलाने चिल्ड्रन हैं जो ऐसे ग्रो कर रहे हैं जो कि हर 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद आपने जब कह दिया है तो इट मीन्स कि आपने अपनी मोर क्विकली को डिफाइन कर दिया, ऑपरेशनलाइज कर दिया। 2 महीने बाद तो भी आपने अपनी उसको ऑपरेशनलाइज कर लिया। if they these are your helping words, या इसमें आपके कोई ऐसे टर्म नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको पता है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि दे आपको जा रहा है, किधर जा रहा है? चिल्ड्रन की तरफ जा रहा है, तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। इफ आपका कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल वर्ड है, सॉरी, और दे आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आप कॉन्सेप्ट्स नहीं है, तो इसमें आपने दिमाग नहीं लगाना। अब आप आगे आ जाए, ईट भी आपका जो है वर्ब है, खाना। ठीक है, ईट आपका वर्ब है। अगर आप आगे आ जाए वेजिटेबल्स,
वेजिटेबल्स आपका एक कॉन्सेप्ट है। कौन से वेजिटेबल्स? कोई दिमाग में सुनता होगा वेजिटेबल्स तो उसके दिमाग में सिर्फ टिंडे ही आते होंगे, ठीक है, जैसे अक्सर बच्चों के आते हैं। तो इट मीन्स कि कोई वेजिटेबल्स सोचता होगा तो उसके जहन में बहुत यमी और डिलिशियस वेजिटेबल्स आती होंगी। लेकिन वेजिटेबल्स कौन सी वाली? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की आप बात कर रहे हैं, साग पालक मेथी इस तरह की बात कर रहे हैं, या वो वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं जो कि कच्ची खाई जाती हैं, रॉ वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, या फिर आप कुक्ड वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, या आप उन वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं जो कि सीजनल हो, हर सीजन में ना मौजूद हो, या आप अनसीजनल वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं जो कि हर वक्त मौजूद हो, जैसे कि आलू, या आप उसकी बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ समर्स में मौजूद हो, जैसे कि बिटर क्यूकम्बर यानी कि करेला। तो ये सारी चीजें आपने आइडेंटिफाई करनी है, सारी चीजें आपने ऑपरेशनलाइज करनी है। नीचे सारी मैंने जो ये बातें लिखी हुई हैं, ये जो अभी मैं बोल रही हूँ, ये उसी का आप समझ लें नरेशन है, ठीक है। ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। वेजिटेबल्स भी लिखी हुई है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने 100 किस्म के वेजिटेबल्स मौजूद किए हैं, पैदा किए हैं, आप किन वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज यू सी हाउ वी डिड दिस थिंग इनटू ऑपरेशन, हाउ वी डिड दीज टर्म्स, हमने कैसे इन टर्म्स को ऑपरेशनलाइज किया, ठीक है। ये एग्जांपल हम लोगों ने बताई थी कि ये कैसी जो है एक हाइपोथेसिस है और हमने इसको ऑपरेशनलाइज कैसे किया। दिस वाज योर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशनल, हमने कैसे किया कि इट इज नॉट अ बैड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कोई भी बैड नहीं होती until and unless वो आपकी रिलेटेड टू द स्टडी हो और फिर आप उसमें खुद ही से अपने फर्दर अपने आप को टेस्टिफाई करते हैं। लेकिन इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले हमने बता दिया कि ग्रोथ हाइट और वेट होगा, और हमने वेरिएबल एक इसके लिए ले लिया कि ग्रोथ जो है मैं इंचेस में काउंट करूंगी और वेट जो है मैं केजीज में काउंट करूंगी। इस तरह मैंने अपना हाइपोथेसिस बना लिया। मोर क्विकली मैंने देख लिया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग। अच्छा, फ्रीक्वेंसी एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि आप रिसर्च में बार बार सुनेंगे। ये वो वाली फ्रीक्वेंसी नहीं है जो गानों की अक्सर तेज करो तो बड़ा मजा आता है, या म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी की ये बात नहीं है। ये बात है ये फिजिक्स की फ्रीक्वेंसी की भी बात नहीं है, जो आप वो टोंग मारते थे ना, एक्सपेरिमेंट करते थे, वो टोंग मारा तो वो जितनी दफा वाइब्रेट हो रहा है तो आपने उसकी फ्रीक्वेंसी जो है देखनी है कि ऊपर नीचे कितनी दफा जा रही है। फ्रीक्वेंसी मीन्स इन द रिसर्च दैट हाउ मेनी टाइम्स अ थिंग इज हैपनिंग। कोई भी काम आपकी लाइफ में, आपकी स्टडी में आपके सामने कितनी दफा अकर हो रहा है, कितनी दफा हैपन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू माई नानी हाउस 3 times इन अ वीक। नानी के घर 3 दफा जाती हूँ हफ्ते में, तो 3 इज माई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और वो लोग मेरे घर 4 दफा आते हैं तो 4 उनकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ मेनी टाइम्स अ थिंग इज हैपनिंग, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन हो रही है किसी भी इवेंट की, किसी भी सैम्पलिंग सॉरी किसी भी हैपनिंग की जो रिपीटेशन होती है, दैट इज कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी। तो आपने अपनी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी होती है कि जब आप अपने सैम्पलिंग ले रहे हैं, जैसे कि हमने ये नंबर स्केल डिफाइन किया है मोर क्विकली, तो मोर क्विकली की फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग क्या होगी? अगर आपने मोर क्विकली डिफाइन कर दिया है कि हर 2 हफ्ते बाद, ठीक है, हर 2 हफ्ते बाद मैं लोगों का वेट और लोगों की हाइट मेजर करूंगी, तो ये आपने फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हर 2 हफ्ते बाद, एवरी 2 वीक्स, ठीक है। तो ये आपकी फिर एक रीजनेबल सैम्पलिंग है, ठीक है। लेकिन व्हेन यू से कि मैं हर 2 घंटे बाद लोगों की सामने, खराब है। क्यों? क्योंकि ये बहुत हर 2 घंटे तमाम एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, इसमें आपका तमाम टाइम ड्रेन हो जाएगा। किसी चीज को ऑपरेशनलाइज कर लिया, स्पेशली इन पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली इन द पीरियड ऑफ हैपनिंग अकरिंग, जब भी आप डिसाइड करेंगे, तो यू नीड टू कंसिडर दिस थिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंटली, और बहुत केयरफुली आप इसको डिसाइड करते हैं कि मेरी सैम्पलिंग किस क्या क्या फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अब जाहिर है आप हर 2 साल बाद भी नहीं मेजर करेंगे, ठीक है। अगर आप कहेंगे मैं हर 2 साल बाद हाइट और वेट मेजर करूंगी, तो ऑब्वियसली जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनकी तो हाइट हर आप कह लें 2 मंथ्स बाद, हर 3 मंथ्स बाद बढ़ती है। तो फिर तो आपकी सैम्पलिंग
गलत हो गई, फिर तो आपके पास जो डाटा आएगा वो भी अच्छा डाटा नहीं आएगा, वो जनरलाइज नहीं कर सकेंगे आप तमाम पॉपुलेशन पे। तो आपने जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग है वो बड़ी केयरफुली डिसाइड करनी होती है, ना तो वो इतनी प्रोलॉन्ग्ड हो कि उसमें मसले हो, ना तो वो इतनी शॉर्ट टर्म हो कि उसमें जो सारे जो है मसले आपके खत्म हो जाएं कि मैंने ये करनी नहीं है रिसर्च, होती नहीं है मुझसे रिसर्च। ठीक है, फिर आपने वेजिटेबल्स को कैसे देख लिया कि वो वेजिटेबल्स जो कि रिवॉल्व करती हैं अराउंड विटामिन सी इनटेक, जिनके अंदर विटामिन सी है। अब बहुत सारी वेजिटेबल्स अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई हैं जिनके अंदर विटामिन सी भी होता है, विटामिन डी भी होता है, ई भी होता है, ए भी होता है, ये चारों विटामिन होते हैं। तो दिस अगेन डिपेंड्स अपॉन द रिसर्चर कि वो ये वेजिटेबल्स इंक्लूड करता है अपनी स्टडी में कि नहीं। इट डिपेंड्स कि उसका पर्पस ऑफ स्टडी क्या है, या ही इज सोलली लुकिंग ऑन दोज वेजिटेबल्स व्हिच हैव ओनली विटामिन सी इनटेक। ठीक है, जिसके पास सिर्फ विटामिन सी का कंटेंट। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके रिसर्चर पे। लेकिन हमने इनको देखे वेजिटेबल्स को कितने खूबसूरती से और प्यारे तरीके से हमने इसको ऑपरेशनलाइज कर लिया। ठीक है, आप इसको यूं भी कर सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या वेजिटेबल्स दैट हैव प्रोटीन कंटेंट, राइट। ये तमाम चीजें जो हैं, अब देखें हमने एक कॉन्सेप्ट को ऑपरेशनलाइजेशन से गुजारा और हमने अपने हाइपोथेसिस को क्या बना दिया, टेस्टेबल फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है, एक पैटर्न होता है। और टेस्टेबल क्या चीज होती है, टेस्टेबल ये चीज होती है कि आप किसी चीज को टेस्ट कैसे करेंगे। एक चीज होती है मैं आपको बताती हूँ, SPSS, ठीक है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। दिस इज अ सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर होता है जो आपको आपके हाइपोथेसिस के बारे में बताता है कि वेदर यू शुड एक्सेप्ट या वेदर यू शुड रिजेक्ट। क्योंकि ये मशीनरी है, मशीन के अंदर होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है, तो कंप्यूटर तो किस चीज की बातें सुनता है, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज सुनता है, यानी कि 1 एंड 0 की लैंग्वेज सुनता है। ठीक है, ये आपको कभी भी ये नहीं बता देगा ओ यस रिसर्चर योर हाइपोथेसिस इज अप्रूव्ड। कभी भी आप एक्सपेक्ट नहीं करें कि आपके पास नरेशन ऐसे लिखी आएगी APPROVED अप्रूव्ड हो गया। बल्कि करना क्या होता है कि जितना भी आपके पास डाटा मौजूद होता है, आप वो डाटा इनपुट करते हैं SPSS में, फिर आपके पास एक वैल्यू आ जाती है जो कि रेंज करती है, आपकी वैल्यू रेंज करती है फ्रॉम -1 टू +1। ठीक है, ये आपकी रेंज होती है। और फिर आपने देखना होता है कि आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जो है वो लाई कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब अपना डाटा SPSS में पुट किया, मैंने एक टेस्ट अप्लाई किया। ठीक है, टेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं और ये रिसर्चर को पता होता है कि उसका डाटा के लिए कौन सा टेस्ट आइडियल है। और आपने जब अपना टेस्ट अप्लाई किया और आपके पास वैल्यू आ गई उस टेस्ट की 0.98, ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आई थी फॉर एग्जाम्पल इसी हाइपोथेसिस की, आप समझ लें। अब आपके पास कोई साइन इधर प्लेस नहीं है, कोई भी साइन आपके पास यहाँ नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। जब आपके पास साइन नहीं होता तो यू ऑलवेज कंसिडर दैट दिस इज द पॉजिटिव सिनेरियो। पॉजिटिव साइन हम लिखते नहीं है, आपने बचपन से ये बात सुनी होगी। तो +98 हमने चेक करनी है कि +98 हमारे पास कहाँ लाई कर रही है, समवेयर हियर +1 के पास ही रहेगी ना 0.98। ठीक है, तो 0.98 कितनी क्लोज है +1 से, इट मींस देयर इज अ पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो है हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें चीजों में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ कि ऑपरेशनलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा कि एक एग्जाम्पल दीजिए। मार्स में उन्होंने भेजा था अपना वो भेजी थी, सैटेलाइट भेजी थी, वो फेल हो गई थी क्योंकि उन्होंने जो वेरिएबल्स अपने आप से जो मुहैया किए थे कि ये वेरिएबल्स होंगे, वो सही नहीं थे, उन्होंने ऑपरेशनलाइज नहीं की। और फिर क्या हुआ, बहुत सारे पैसा जाया हुआ, एनर्जी जाया हुई, प्लानिंग के ईयर्स जाया हो गए। तो दिस इज हाउ दिस इज सो मच इम्पॉर्टेंट। So we will discuss levels of measurement in our next class, this one inshallah in next session. So this was all for today. Next time, do let me know if you have any question related to today's session. Do let me know. You can contact me on my WhatsApp or you can email me, whatever you are comfortable with. But next time आपके पास ये slides भी मौजूद हों, और अगर नहीं है तो let me know, मैं आपको ये send कर दूंगी। अभी के सेशन यहीं पे इंशाल्लाह एंड करते हैं। See you in the next session इंशाल्लाह। Keep yourself very much safe and keep others safe also. Thank you so much for your time and thank you. Next, see you later inshallah. Allah Hafiz.